तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रस्तावना को लेकर करने वाले हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम क्लास को ही स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैंने आपको दोनों तरीके से बता रखा है कि ऑप्शन वाइज भी दे रखा है और डिटेल में भी बता रखा है। तो आप जो भी तरीके से आप जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, पर ये जो आपकी पीडीएफ प्रस्तावना से संबंधित है, इससे आगे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने ये बनाई है वो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल को देख के बनाई है। बाकी अदर एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको एक बार ये जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना है और देखना है, ठीक है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसी पे सीधा ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करूँगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं सीधा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो प्रस्तावना किस शब्द से स्टार्ट होती है, ये वो है। तो इसमें हमने लगा रखा है कि हम भारत के लोग, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम आगे, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो हम भारत के लोग हैं, ये जो शब्द है ये बताता है कि जो भारत का संविधान है वो जनता के हाथों में है। जो शक्ति है संविधान की वो जनता के हाथों में आती है। इसलिए इसमें अगला पॉइंट है कि इसलिए भारत में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। जो लोकतंत्र है वो हम भारत के लोग, इस चीज़ से प्रारंभ होती है प्रस्तावना। और इसी से जो है हमारे जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, ये उस चीज़ का मतलब प्रमाण है, ठीक है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो लोकतंत्र है तो जनता द्वारा चुनी जाएगी सरकार, ठीक है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है प्रस्तावना में न्याय यानी कि जस्टिस कितने प्रकार का है। जो हमारा प्रस्तावना है उसमें जो न्याय की बात करी गई है वो कितने प्रकार का न्याय बता रखा है, ठीक है। तो हमारी प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का है। अब 3 प्रकार का कौन कौन सा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। सामाजिक न्याय यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है। आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक, ठीक है। राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल। तीनों न्याय, इन तीनों से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही हो जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है। तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। आपने पढ़ भी रखा होगा। और मैं जो बता रहा हूँ ये सवाल यूपीएसआई में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अपना पक्का मान के चलें कि ये 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में दिए गए हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। समाजवादी जो शब्द है वो प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था हमारा। तो हमारा जो शब्द जोड़ा गया था 1950, 1967, 1976 या 1991। तो आपको बताया जो संशोधन हुआ था तो 1976 में हुआ था, इसलिए हमारा जो आंसर है इसका 1976 है, समाजवादी शब्द, ठीक है। मैं आगे की डिटेल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने डिटेल दे रखी है, वरना मैं आपको बता भी दूंगा तो फिर वो जो कहते हैं ना बात जो है वो अच्छी नहीं लगती। जब हम आगे बताने वाले हैं तो उसको आप भी अपना दिमाग दौड़ाएंगे थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है। तो 1976 में जो हमारा समाजवादी शब्द था वो जोड़ा गया था, ठीक है। अब जो इसमें दे रखा है कि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उद्देश्य था इसमें समाज में आर्थिक समानता लाना। जो समाज है हमारा उसमें आर्थिक समानता यानी कि जो इकोनॉमिक है वो उस तरीके से समानता लाना, ठीक है। गरीबी वर्ग का कल्याण और न्याय स्थापित करना, यानी कि जो न्याय है, जो हमारा जितनी भी अदालतें आजकल आप देख रहे हो न्याय के लिए आपको तो टक्करें खानी पड़नी है हर किसी को। बट आज कहा क्या गया था कि न्याय लाना, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो उसमें ये बनेगा कि धन का समान वितरण करना, ये सब इसमें बताएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो बनेगा धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो आपको इस बारे में पता ही होगा, फिर भी हम बताएंगे ज़रूर क्योंकि हमारा यही काम है वही बताने का। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो सिंपल सी बात है, 1976, 1976, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी जो डिटेल है हम देख लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसका अर्थ राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, यानी अगर आप इंडिया में रहते हो तो किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म में आप मतलब रह सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, जो पूजा ये सब तो कर ही सकते हो। और जो राज्य होगा, यानी कि यहाँ पे स्टेट जो कहा जाता है वो केंद्र सरकार को या फिर स्टेट सरकार को, दोनों को कहा जाता है। जो शासन है उसे स्टेट कहा जाता है, ठीक है, शासन प्रशासन को। तो जो हमारा शासन प्रशासन है वो किसी भी जो धर्म जैसे कि मान लो 2 लोग चले गए, एक हिंदू हो गया एक मुस्लिम हो गया। तो अगर वो दोनों लोग चले गए
न्याय के लिए हैं, तो वो किसी का भी पक्ष नहीं लेगा कि यार ये हिंदू है तो इसलिए मैं इसकी ओर कुछ ज़्यादा टूट जाऊँ या ज़्यादा इसकी बात सुन लूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर किसी को एक ही नज़र से देखेगा। इसमें ये बात कही है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी को समान नज़र से देखना, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था। भारत में कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, मतलब जो स्टेट मतलब ये होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। अब बताओ आप, अखंडता शब्द जो है हमारा प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, ठीक है। तो अखंडता शब्द जो हमारा जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसकी आगे डिटेल देख लेते हैं हम, तो डिटेल देख लेते हैं हम, डिटेल में जाएंगे। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अखंडता का मतलब भारत को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, यानी कि भारत को अगर आप चाहो तो टुकड़ों में बांटना है। जैसे बाहर आज़ादी से बाद की बात चली, आज़ादी से पहले की नहीं चली है, क्योंकि आज़ादी से पहले तो 2 टुकड़े भारत के, एक टुकड़ा हो ही चुका था जो हमारा पाकिस्तान बना था, और आज वर्तमान में उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक वर्तमान में पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, एक बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। तो ये आज़ादी के बाद की बात है, जब संविधान लागू हो गया उसके बाद की बात, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। देश की यूनिटी सिक्योरिटी मजबूत रहती है। जो देश की यूनिटी है यानी कि एकता, और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, वो मजबूत रहती है। इस जो शब्द जोड़ा गया था अखंडता से मतलब है, ठीक है। राष्ट्र की एकता का आधार यही है, यानी कि जो राष्ट्र में हमारे ज़्यादातर एकता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई भी राज्य एक दो को छोड़ दें तो ये नहीं कहता कि यार हमको टूट के बिखर जाना है, मतलब उधर जाना है। अब आप अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो कोई और स्टेट है ही नहीं, या आप पंजाब को छोड़ दो तो वो कहते हैं कि यार हमें खालिस्तान बनाना है। इधर जम्मू कश्मीर कहता है कि हमें पाकिस्तान में मिला दो, हमें अलग स्टेट बना, हमें अलग देश बना दो। तो इस तरीके की दो एक स्टेट को छोड़ दें तो कोई भी स्टेट ये नहीं कहता कि हमको अलग कोई राज्य बनाना है, अपना देश बनाना है, ठीक है। तो इससे जो एकता का आधार जो है हमारा जो है अखंडता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो संविधान कब अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट होता है कि अंगीकृत करना, यानी कि उसको गोद लेना कह सकते हैं, ठीक है। अडॉप्ट का मतलब तो गोद लेना ही होता है, या लोगों के द्वारा कब अपनाया गया था, अपनाना कह सकते हैं इसे, ठीक है। मैंने शायद गलत शब्द का यूज़ कर लिया वहाँ पे, लेकिन अपनाना होता है इसका अडॉप्ट का मतलब, ठीक है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बता दो। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 का, या 2 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। आप बताओ। तो भैया इसमें जो हमारा, आपको पता ही होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि सबसे पहले जो इसके कुछ अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो इसलिए अंगीकृत जो माना जाता है हमारा 26 नवंबर 1949 से माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले तो इसकी डिटेल देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है, ने इसे पास किया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया, मतलब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारा 26 नवंबर है। अब ये बात आपको देखो, एक ये इसमें जो पूछता है ना कि डे पूछ लेता है कि कौन सा दिन किस रूप में मनाया जाता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 26 नवंबर को, 26 जो नवंबर है हमारा, उसे जो है हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर 1949 से मनाते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, ये थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं, चलो अगला लेते हैं, ठीक है। और इसमें दे भी रखा है कि लेकिन लागू जो है बाद में हुआ था, ठीक है। आगे दे रखा है, मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। संविधान कब लागू हुआ था, तो अब देख लो, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था हमारा संविधान, तो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इस पहले इसकी डिटेल देखेंगे हम, तो डिटेल में जाते हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना, यानी कि जो गणराज्य होता है लोगों का समूह, ठीक है, गणराज्य बना। और हमारा जो संविधान है वो गणराज्य बनने के बाद में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है,
ठीक है। जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन से हमारा रिपब्लिक डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है भैया, आगे हम देख लेते हैं। यह दिन 1930 से पूर्ण स्वराज से जुड़ा है, यानी कि जब पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी 1930 में, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने कह दिया था कि 26 जनवरी को हम पूर्ण मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, रिपब्लिक डे। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू भी किया गया था। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पर ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इसलिए दूसरे टॉपिक में इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगली जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वो हमारा क्वेश्चन है जो गणराज्य है, गणराज्य यानी रिपब्लिक का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है सही अर्थ, राजा का शासन। ठीक है, राष्ट्रपति वंशानुगत होता है। रिपब्लिक यानी कि जो गणतंत्र होता है, गणराज्य होता है, उसका सही अर्थ क्या है कि राजा शासन करता है, राष्ट्रपति वंशानुगत होता है, राष्ट्र अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, ये सेना शासन करती है। तो आपको पता ही होगा इसका, वैसे तो कोई बताने वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है या गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना गया एक जो मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो देश को चलाती है। ठीक है, तो उसको गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा हम अपने राष्ट्राध्यक्षों को चुनते हैं, और ये जनता के द्वारा चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधि चुनाव होता है उनका। तो हम जो है इसलिए अपने राज्य को गणतंत्र कहते हैं, राज्य नहीं मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं। रिपब्लिक का मतलब भारत में राजा नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यह है, रिपब्लिक का मतलब यह है कि भारत में राजा नहीं होता। राजशाही या राजा का जो शासन था वो हमारा ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तभी संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, ये भी सही बात है। ठीक है, दूसरा होता है सत्ता वंशानुगत नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। भारत में लोकतंत्र आधारित शासन है, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें सही है हमारी। सत्ता जो है वंशानुगत नहीं होती है, भारत में लोकतंत्र आधारित शासन चलता है, ये भी सही है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। तो 9 पे हमारा जो है हमारा क्या रहेगा, प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवर्निंग का अर्थ क्या है। प्रभुत्व जो संपन्न है उसका अर्थ क्या होता है, यह है भारत दूसरे देश के अधीन है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि भारत दूसरे देश के अधीन है, तो शायद आपको ही पता है कि ये तो नहीं हो सकता। भारत स्वतंत्र है और अपने निर्णय खुद ले सकता है। भारत केवल लोकतंत्र है या भारत सैन्य देश है। तो इसे जो प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है भारत को, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत जो है हमारा क्या है, भारत स्वतंत्र और अपने निर्णय खुद ले सकता है। ठीक है, हम किसी के दबाव में आके अपने काम नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि आजकल बहुत सारी ट्रीटी साइन हो रही हैं, पर क्या कह सकते हैं, अपनी सरकार की अपनी मंशा है, जैसा वो चाहे वैसा करें। ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ भारत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है, इसका मतलब ये है। ठीक है, भारत अपने कानून खुद बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, आजकल दबाव में तय हो रही है, पर हाँ करता तो खुद से ही है। कोई बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बट ऐसा कुछ नहीं है, हर देश आजकल हस्तक्षेप कर ही रहा है। हम भी कहीं ना कहीं करते हैं और हमारे देश में भी कई लोग करते हैं। बस ये है कि हम उतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं है तो हमको पता नहीं होता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रस्तावना को संविधान का भाग किस केस में माना गया है। तो जो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग माना गया है, वो किस अनुच्छेद में, वो किस भाग में माना गया है, जो केस था वो कौन सा था। ठीक है, तो बेरोबारी केस। अब इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमेशा। प्रस्तावना को संविधान का भाग किस केस में माना जाता है, बेरोबारी केस में, केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, या शंकर प्रसाद केस में। तो आपको पता भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कहा जाता है हमारा केशवानंद भारती जो केस है केरल राज्य से संबंधित है, और इसी के द्वारा हमें जो बताया गया है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं, पूरी डिटेल दे रखी होगी। केशवानंद भारती जो केस था वो 1973 में जो हमारा सुनवाई हुई थी इसमें, और इसमें कहा गया था कि 1973 में कि जो प्रस्तावना है वो एक संविधान का भाग है। ठीक है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसी में कहा गया था 1973 में। संसद
संसद संशोधन कर सकती है। मतलब ये कहा गया कि प्रस्तावना एक जो है संविधान का एक भाग है और इसमें संसद जो है संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। संसद संशोधन करना चाहे तो कर सकती है, पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो प्रस्तावना का, उसको जो है नहीं बदल सकती, जो मूल संविधान में कहा गया है, ठीक है। यूपीएससी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको लिख के दे रखा है इसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता यानी कि जो लिबर्टी होती है, ठीक है, लिबर्टी जो होती है, तो हमारा जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी किन क्षेत्रों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शनों पे। आपने अगर लगा दिया तो मैं आपको ऑप्शन ही बता देता हूँ डायरेक्ट। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की जो स्वतंत्रता है, ये हमारी स्वतंत्रता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिटेल पढ़ लें तो आपको खुद बुद्धि लगानी थोड़ी चाहिए कि अब जो आप लास्ट टाइम है आपके एग्ज़ाम का, तो इसमें आपको खुद से ही सोचना चाहिए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ज़्यादातर लोगों का सही होगा। मैं आपका रिवीजन भी करा रहा हूँ। तो दूसरी बात, जो आपका 1-2 पॉइंट कच्चा रह जाता है उसको पक्का कर लेना है, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन क्षेत्रों से संबंधित है। तो विचार से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है विचार की। ये प्रस्तावना की बात चल रही है, ये मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं चल रही है, ये ध्यान रखना। तो प्रस्तावना में जो कहा गया है उस पर ये प्रस्तावना से क्वेश्चन अलग बनते हैं, मौलिक अधिकार के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो प्रस्तावना वाले क्वेश्चनों को प्रस्तावना की नज़र से देखना भाई। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मुझसे गलत हुआ है एक बार ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप अच्छे से, इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का मतलब जो होता है भारत नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता का मतलब, लिबर्टी का मतलब नागरिक स्वतंत्रता से है। प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार की यानी कि थॉट, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, ठीक है, विश्वास यानी कि बिलीफ, धर्म यानी कि फेथ, उपासना यानी कि वर्शिप। ये पांचों जो स्वतंत्रताएं हैं हमें प्रस्तावना में दी गई हैं, ठीक है। ये लोकतंत्र का आधार है। तो एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। हमारी विचार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं हमें प्रस्तावना से मिलती हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रस्तावना में समानता यानी कि इक्वलिटी किस बात की गारंटी देती है। यानी कि जो प्रस्तावना में जो समानता है वो किस बात की गारंटी देती है हमें, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। केवल कानून में, केवल सामाजिक क्षेत्र में, पद व अवसर की समानता या केवल आर्थिक समानता। तो जो समानता है वो किस बात की देती है, प्रस्तावना जो देती है हमें। तो प्रस्तावना जो हमें समानता देती है, क्या आ गया, जो हमें पद और अवसर की समानता देती है, ठीक है। अगर आप कहो कानून में समानता देती है, प्रस्तावना में कानून की समानता की बात नहीं कही गई है, ठीक है, समझ रहे हो आप। सामाजिक क्षेत्र की समानता की बात नहीं कही है। अभी क्या कहा है, पद व अवसर की समानता की बात की गई है। इक्वलिटी यानी कि समानता की गारंटी देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसके डिटेल देख लो पहले। डिटेल में 2 प्रमुख भाग हैं इसके। इक्वलिटी ऑफ स्टूडेंट, पद की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, ठीक है। हर नागरिक को समान अवसर मिलता है, भेदभाव समाप्त करने का आधार है। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आपको सुन लो, चाहे अगर आप सुनना चाहते हो तो। ये जो पद होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें अगर क्लर्क है तो क्लर्क है, वो महिला हो, पुरुष हो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो या कोई भी हो, पद की समानता, अगर एक पद पे बैठा है तो समान वेतन उसको मिलेगा, ठीक है। अवसर की समानता, मान लो अगर आपने की क्वालिफिकेशन है, अगर आप 12th पास किए हो और उसमें वैकेंसी मांगा गया है कि आप 12th पास हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम निकालते हो तो आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये होगी अवसर की समानता। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। भेदभाव समाप्त करने का आधार यही है कि अगर आप कोई जॉब करता तो आपने देखा है भेदभाव आजकल इतना है नहीं, पर कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना में जो बंधुत्व है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। केवल भाईचारा है, केवल भाईचारा है, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता है, धार्मिक समानता है या आर्थिक समानता है,
ठीक है। तो हमारा जो है व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता में बंधुत्व का मतलब ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसकी डिटेल देखेंगे पहले तो, यानी कि कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, फर्टिनिटी यानी कि जो बंधुत्व है का अर्थ होता है भाईचारा। इससे समाज में हारमोनी आती है। हारमोनी, यार इसका मुझे मतलब नहीं पता, सही बताऊँ तो। हारमोनी यानी कि इसे, चलो इसे मैं बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है। व्यक्ति की डिग्निटी या गरिमा सुरक्षित रहती है। ठीक है। राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत रहती है। ठीक है। यूनिटी होती है हमारी एकता और इंटीग्रिटी होती है अखंडता। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना जो है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसे कि संघीय गणराज्य है, समाजवादी गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, या लोकतांत्रिक गणराज्य है, केवल लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें हम जाएंगे कुछ ऑप्शन सी के साथ कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। ठीक है। तो ये तो दोनों चीज़ें बताई गई हैं, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। प्रस्तावना में यही कहा गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये भारत के संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, यानी कि डिस्क्रिप्शन होता है संदेश या संदर्भ है। ठीक है। सोवरेनेशन यानी स्वतंत्रता, सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक और आर्थिक समानता, धार्मिक सभी धर्म समान होंगे यानी कि सेकुलर होगा। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, जनता द्वारा शासन यानी कि डेमोक्रेटिक। ठीक है। निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि रिपब्लिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से शामिल नहीं था। जो प्रस्तावना है हमारी उसमें कौन सा शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और तुम्हारे की गणराज्य है। तो हमारा जो प्रस्तावना में मूल रूप से संबंध जो शब्द था शामिल नहीं था, समाजवादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, समाजवादी शब्द शुरू में नहीं था, 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन हो रहा है। यही रीज़न है कि इसे लेटर एडिशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये भाई याद रखना कि लेटर एडिशन किसे कहा जाता है, समाजवादी शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है। जो प्रस्तावना है उसमें राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है। ठीक है। केवल वोट देना, केवल चुनाव लड़ना, शासन में समान भागीदारी या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, क्योंकि वोट देना भी है, चुनाव लड़ना भी है। भाई तुम वोट तो दे ही सकते हो, इसमें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। चुनाव भी लड़ सकते हो, शासन में समान भागीदारी भी मांग सकते हो अपनी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय का मतलब वोट देने का अधिकार यानी कि राइट टू वोट, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है। और शासन में भागीदारी यानी कि प्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट्स। ठीक है। तो मतलब शासन में भागीदारी भी रहे, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रस्तावना में निम्नलिखित आदर्श यानी कि आइडल्स की संख्या कितनी है। जो हमारे आदर्श दिए गए हैं प्रस्तावना में, देखो अब ये क्वेश्चन आपने बहुत कम जगह पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे आदर्श हैं 4। अब 4 कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4, ये गलत हो गया, इसको हटा दो भाई। ठीक है। 4 है। अगर आपको इसकी वो चाहिए ना PDF, तो मैं वो भी दे दूँगा आपको। बट आप ऐसे ही अगर याद करोगे तो मैंने आपको याद करा दिया, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ मैं। जब भी मेरे को कोई भी चीज़ पढ़ानी होगी तो मैं बहुत इस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आपको याद हो जाए, सुन के ही मज़ा आए। ठीक है। चीज़ें अभी मेरा क्या है, मैं कभी कट या कॉपी या फिर मैं पेस्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें कभी भी कोई ऐसे नहीं करता कि यार लो यहाँ से वीडियो, क्या कहते हैं उसे, एडिटिंग नहीं करता मैं। ठीक है। मेरा जो रहता है वो नेचुरली रहता है, और मैं नेचुरली चाहता हूँ कि आप तक बातें पहुँचें। ठीक है। तो आपका अब जो भी आपका मत है भाई, देखो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा काम है आपको चीज़ें बताना, आपको समझ में आती हैं ठीक है, नहीं आती तो भाई आप देख सकते हो, किसी और का भी देख सकते हो। अपना तो काम है कि भाई आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं कहता हूँ आपने देखो इतना पढ़ लिया प्रस्तावना में से, शायद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन बचेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन शायद आपको टीचरों ने भी ना पढ़ाया हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। प्रस्तावना में निम्नलिखित आदर्शों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अब वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। न्यायिक, देखो जो इसके प्रमुख आदर्श हैं वो है जस्टिस,
लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता, और फर्टिनिटी यानी कि बंधुत्व। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। और ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में यानी कि यूपीएसआई में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो संविधान की आत्मा के एम मुंशी ने कहा था। ये तो क्लियर बात है, ये तो हर किसी को पता ही होगा। लेकिन इसकी जो है डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तो भाई देखो, सब बच्चे तो एक से नहीं होते, इसलिए मैंने डिटेल रखी है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यह संविधान का उद्देश्य और मूल विचार बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। लोगों का आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, अभी देखो उद्देश्य देखें, न्याय जो भी है हमारे 4 उद्देश्य हैं उसके, तो आदर्श देखें, हाँ 4 आदर्श देखें, तो सब चीज़ें ये जो है बताती है हमारी। तो इसलिए संविधान को के एम मुंशी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था प्रस्तावना को। ठीक है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना में संशोधन किस सीमा तक संभव है? ठीक है, तो प्रस्तावना में जो संशोधन है वो उस सीमा तक ही संभव है जहाँ तक आप प्रस्तावना के मूल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलते। तो ये लो, हो गया इसका सही। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, इसकी डिटेल देख लेते हैं। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। यह नियम केशवानंद भारती नाम केस 1971 मैंने आपको बताया भी था। 1971 केरला का ये विवाद था और ये ज़मीन से संबंधित था, तो इसलिए जो है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और यूपीएसआई के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस 2 ही चीज़ें होती हैं, बेरुवादी हो गया, ये हो गया तुम्हारे की केशवानंद भारती विवाद हो गया, और ये हो गया दिल्ली की शाहबानो केस हो गया। ये सब जो केस है ना, यही ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं। ज़्यादा आपको अंदर का भी स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई देखो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से ही पढ़ोगे तो आपका काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ इंडिया की भावना प्रस्तावना में किससे जुड़ी है? ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया की जो भावना है हमारी, वो प्रस्तावना में हमारी जुड़ी है एकता और अखंडता से। एकता और अखंडता से। ठीक है, ठीक है भाई। तो यूनियन ऑफ इंडिया की जो भावना है, प्रस्तावना है, प्रस्तावना में किससे जुड़ी है? एकता और अखंडता से। इसकी डिटेल देख लेते हैं, बस यही लास्ट है, टाइम तो ज़्यादा हो ही गया पर आपको समझ में आया होगा। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये सही बात है बिल्कुल। दूसरा है, देश का अलग होने की अनुमति नहीं है, देश को अलग होने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, यह राज्य हमारा देश में से अलग नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ये क्या भी रखी है, एकता यानी कि यूनिटी, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी सबसे ज़रूरी है। राष्ट्र सुरक्षा का आधार यही है। ठीक है, तो हम किसी और वीडियो में मिलते हैं भाई। जो भी गलती लगी हो बता देना, क्योंकि मेरा तो एडिटिंग वाला सिस्टम नहीं है भाई, एक ही बार वीडियो अपलोड होती है अपनी। जो भी ठीक लगे बताना, और अगर ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्ज़ी। ओके, धन्यवाद।